Hello everyone, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है and this is lecture 1 physics for RRB JEE 2024. अभी हमारा पूरा फोकस RRB JEE पे होना है, सामने एग्जाम है और सिलेबस को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर लूँगा और आई होप अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं तो कॉमन क्वेश्चंस आ जाएगा। मैं वो सारी टॉपिक्स कवर कर लूँगा जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं जिन को हम लोग अच्छे से तैयारी करें। फ्रॉम आरआरबी जेई पर्सपेक्टिव क्या क्या टॉपिक हमको देखने चाहिए। हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक जो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटी बोलने से क्या समझ में आता है, जैसे आपके मास, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वर्क, पावर, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, एंड उसका यूनिट क्या होता है, स्केलर है, वेक्टर है, वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। सेकेंड जो टॉपिक मुझको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। यहां से क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी, फोर्स एंड प्रेशर, लाइट, मिरर एंड लेंसेस, साउंड एंड वेव, electricity, magnetism and our universe, that is about our solar system. देखो CBT 1 में साइंस का टोटल मार्क्स रहेगा 30। साइंस में कितना मार्क्स रहेगा, साइंस में रहेगा 30 मार्क्स। और ये जो 30 मार्क्स है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 30 मार्क्स होगा। अगर 30 मार्क्स है तो फिर हम पकड़ सकते हैं 10 10 10 आएगा। और अगर फिजिक्स का 10 नंबर लेना है, फिजिक्स में से 10 नंबर लेना है आपने, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और बहुत अच्छे से इनको इनके यूनिट्स, इनका जो रिलेशन है, वो सारी बातें, थ्योरम्स वगैरह हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए। चाहे वो वेव के बारे में हो, साउंड के बारे में हो, लाइट के बारे में हो, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब जो CBT 2 का बात आएगा तो CBT 2 में भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वेटेज रखेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के CBT 2 में आएगा 15 नंबर। बायोलॉजी नहीं रहेगा CBT 2 में। तो CBT 2 में फिजिक्स का यही सारी चीजें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं चैप्टर्स, ये आपके CBSE अप टू क्लास 10 अगर आप देखोगे तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। यही सारे टॉपिक्स है और कुछ है ही नहीं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, यही टॉपिक देखना है और आगे आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। और अगर मेरे लेक्चर्स फॉलो करते हो तो इजीली प्रिपरेशन हो जाएगा, डोंट वरी। आज स्टार्टिंग लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, तो शुरू करूंगा मैं फोर्स से। डेराइव्ड यूनिट वगैरह वगैरह बहुत बार पहले भी कराया है और फिर से रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, आज देखते हैं कि भाई फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स बोलने से हमको एक चीज समझ में आता है कि भाई पुश एंड पुल।
पुश एंड पुल को क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स बोलते हैं ना, पुश एंड पुल को फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स का पता कैसे चलता है कि फोर्स लगा है नहीं लगा है? तो हम लोगों को पता है कि फोर्स का एक्चुअल जो डेफिनेशन आया न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये दोनों मिला के हमको फोर्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन मिलता है। डेफिनेशन बोलने से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से हमको पता चलता है इनर्शिया का, है ना। तो हम सबको पता है कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया वो चीज है जो स्टेट, किसी भी चीज का जो स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, उसको चेंज नहीं होने देने को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सारी बातें करूंगा मैं, डिटेल्स में करूंगा। आज सबसे पहले मैं फोर्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एजेंट, जिसके एप्लीकेशन से किसी भी चीज का वेलोसिटी चेंज होता है, स्पीड का चेंज होता है। पकड़ लो, वह उसका स्पीड अगर 0 है, रेस्ट पे है, मतलब क्या है? जीरो वेलोसिटी है। रेस्ट पे है मतलब 0 वेलोसिटी है। तो फोर्स अप्लाई करने से अब उसका स्पीड बढ़ेगा, या कोई चीज चल रहा है तो वो वेलोसिटी में है, फोर्स अप्लाई करने से वो रुक जाएगा या फिर उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली फोर्स के एप्लीकेशन से क्या हो रहा है? किसी भी चीज का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें चेंज हो रहा है। वेलोसिटी बोल रहे हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों आते हैं, ठीक है। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज द एक्सटर्नल एजेंट which tends to set a body, which tends to set a body in motion, set a body लिख सकते हो, the external agent which tends to set a body in motion or which changes the speed and direction, which changes the speed and direction of motion of a body, which changes the speed and direction of motion of a body, or which can change the shape of a body, or which can change the shape of a body is called force. तो फोर्स का डेफिनेशन हम सबको समझ में आ गया। अब बात करता हूं कि फोर्स के यूनिट क्या है। यूनिट क्या है फोर्स का? ऐसा यूनिट क्या है बताओ? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज एक मिनट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। मैं साथ ही साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे फोर्स का यूनिट जब मैं लिख रहा हूं तो कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यूनिट नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली यूनिट डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। यूनिट जो होता है वो किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। बट अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से जुड़ा हुआ जैसे ओम्स, न्यूटन, फैराडे,
तो इस टाइप का अगर किसी साइंटिस्ट का नाम से यूनिट बनाया गया हो तो वो यूनिट हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। अदरवाइज जैसे हम जब मीटर को डिनोट करेंगे तो मीटर स्मॉल m होगा, केजी जब लिखेंगे तो स्मॉल kg होगा। ये SI स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये SI स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व है तो वो जो यूनिट होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, याद रह जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब बात करते हैं कि डेराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। तो डेराइव्ड यूनिट क्या है भाई? डेराइव्ड यूनिट जब मैं बोलता हूं डेराइव्ड यूनिट, इसका मतलब हमको पता होना चाहिए कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है या फिर फोर्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं। फोर्स आप सबको पता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही होगा इसका डेराइव्ड यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस केजी मीटर पर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो क्या समझ में आया? ये हमको यह समझ में आया कि 1 न्यूटन फोर्स is equal to what? 1 Newton force is such a force which, if applied on 1 kg of mass, then the acceleration of the body is 1 meter per second. मैं और थोड़ा घुमा के बोलता हूं, अगर कोई एक फोर्स अप्लाई करने से किसके ऊपर, 1 kg का कोई एक मास के ऊपर मैं अगर फोर्स अप्लाई करता हूं और उस बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब उसका स्पीड का चेंज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हम बोलते हैं कि वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू योर 1 न्यूटन फोर्स। एम आई क्लियर एवरीवन? तो हमको फोर्स का डेफिनेशन पता चल गया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। न्यूटन का मतलब क्या है? 1 केजी पर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा फोर्स का और कुछ यूनिट्स है जो आपको जानने चाहिए। और क्या यूनिट है? जैसे अगर मैं बात करूं, हमको पता है कि जो यूनिट सिस्टम होते हैं क्या है? MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है और FPS सिस्टम है ना। और एक सिस्टम है SI जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अभी हम लोग मानते हैं इसको। तो SI स्टैंडर्ड में तो न्यूटन हो गया, MKS में आपने बोल दिया कि सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। CGS में क्या है? CGS में क्या है? CGS में डाइन है। CGS में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, और 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच? सेम केजी के जगह पे क्या हो जाएगा? ग्राम, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डाइन। मतलब वो फोर्स जो एक ग्राम के मास पे अप्लाई करने से उसका एक्सेलरेशन अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो हम बोलते हैं दैट इज 1 डाइन फोर्स। अब दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है वो देख लेते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होते हैं? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू m इंटू ए, सो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब kg को अगर ग्राम पे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम हो गया।
मीटर को अगर सेंटीमीटर पे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस मच ऑफ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब डाइन, है ना। सो कितना आ गया भाई, 10⁵ So 1 Newton is equal to 10⁵ डाइन। कितना डाइन, 10⁵ डाइन। Am I clear? So SI यूनिट इज न्यूटन, CGS यूनिट इज डाइन, दोनों का रिलेशन हमको पता चल गया। तो ये हो गया फोर्स, और फोर्स के SI यूनिट, डेराइव यूनिट, वो सारी बातें हमने कर, है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। जब मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो दो टाइप के फोर्सेस हमको पता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। या तो फोर्स लगाने के लिए ना, किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको टच किया जाए। नॉर्मली हमको क्या लगता है कि किसी चीज को दबाने से ही फोर्स लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी चीज को टच करना ही पड़ेगा तभी जाके उसके ऊपर फोर्स लगेगा। जैसे तो कांटेक्ट फोर्स तो हमको समझ में आता है, पुश और पुल, पुश और पुल, है ना, ये कांटेक्ट फोर्स है। और क्या है कांटेक्ट फोर्स में, किसी भी चीज के ऊपर, किसी की भी चीज के ऊपर अगर कोई एक दूसरा बॉडी टच करता है तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, पकड़ लो ये एक बॉडी है और इसके ऊपर मैंने और एक बॉडी रख दिया, तो दो बॉडी हो गए मेरे, M1 एंड M2। अब ये दोनों बॉडी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अगर ये रेस्ट पे है, ये बॉडी इसको दबाएगा, ये वाला इसको उठाएगा, यही होगा। तो कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट से आते हैं। अगर इस बॉडी को आप पकड़ के खींचो, जैसे ही खींचोगे तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। जब तक कांटेक्ट में है और ये मूव करना चाहता है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। कांटेक्ट फोर्स में जैसे ही ये नीचे दबा रहा है तो एक ऊपर आ रहा है, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, एक होता है फ्रिक्शन। बात करेंगे इसके ऊपर। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारे जो फोर्सेस है ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो फील्ड से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को टच कर रहा है या फिर कांटेक्ट में है, उसी को बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स। अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शनलेस है और यहाँ पे कोई मोशन नहीं है तो जो फोर्स ये एक दूसरे पर डालेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगी तो उसके ऑपोजिट पे जो फोर्स लगेगा उसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। जब खींचा जाता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करता है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। जब तक कॉन्टेक्ट पे रहेगा और वो मोशन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। सो ये समझ में आया, नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया, फ्रिक्शन क्या है वो समझ में आया। फ्रिक्शन क्या है भाई, कोई भी बॉडी है और अगर उसके ऊपर कोई एक दूसरा बॉडी क्या करे, मूव करने की कोशिश करे, अगर ये दोनों रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन इज जीरो।
लेकिन जैसे ही ये बॉडी मूव करना चाहेगा, जिस डायरेक्शन पे मूव करना चाहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? ये एक ऐसा फोर्स है कि हमेशा मोशन को अपोज करता है। अगर बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा लगेगा, अगर बॉडी इधर मूव करना शुरू कर दे तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। तो ये हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू applied force. Frictional force is always opposite to applied force. तो ये याद रखना। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वो है कि जब आप चलते हो किसी चीज के ऊपर, अगर वो पॉलिश्ड है तो क्या है, हम चल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन इसको नेसेसरी एविल भी कहा जाता है कि ये चाहिए भी और इसी के वजह से हमारा लॉसेस भी हो रहा है। अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तब भी दिक्कत है, और अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है। तो जो कांटेक्ट फोर्स हमको देखने को मिलते हैं, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मली दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। एक है मेरा नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है, एक्चुअल जो फोर्स होता है वो अगर मैं निकालना चाहूँ तो दैट विल बी योर एफ इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर प्लस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सो दिस इज योर फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको चलना है किसी स्मूथ जगह पे तो आप गिर जाओगे, फ्रिक्शन कम होगा तो गिर जाते हैं। और फ्रिक्शन अगर नहीं बहुत ज्यादा होगा तो चल ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली जब आपका कोई मशीन रोटेट कर रहा है, पकड़ लो एक मोटर है, मोटर घूम रहा है, तो उसका शाफ्ट जो है अगर वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पावर लॉस हो जाएगा। आपका गाड़ी का चक्का है, अगर उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो क्या होगा एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगा, पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब क्या करते हैं, हवा भरने से टायर में अगर पूरा हवा है तो फिर साइकिल का पकड़ लो, टायर में पूरा हवा है तो कम ताकत लगाने से जल्दी जाता है। क्यों? फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम चल ही नहीं पाते। तो बहुत जगह पे फ्रिक्शन जरूरी है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो फिर ब्रेक मारने से भी आपका गाड़ी रुकेगा नहीं। अब देख रहे हो गया, स्नो जो जहाँ पे होता है, बर्फीला जगह होता है, गाड़ी को ब्रेक मारा तो गाड़ी सड़क के कहीं जा रही है ना। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज भी है, खाली डिसएडवांटेज नहीं। तो यहाँ तक आज के लिए शुरुआती लेक्चर है जिसमें हमने थोड़ा सा फोर्स और फ्रिक्शन की बात की, और आगे चल के वो सारे टॉपिक्स जैसे मैंने बताए हैं शुरुआत पे, ग्रेविटी, फोर्स, न्यूटन्स लॉज, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वो सारे कवर कर लेंगे आरआरबी जेईई के हिसाब से, और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है नासिम निज़र मजुमदार, बी इंस्ट्रूमेंटेशन हूँ, 18 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एजुकेशन लाइन पे एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड पे। आई वॉज असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन इंसोल पावर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, and my area of expertise is electrical instrumentation, automation, thermal power plant, turbine, boiler, ये सारी चीजें हैं। आप लोगों के लिए एक ऑफर है मेरे पास कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है कि हमने ये जो कोर्स शुरू किया है, क्रैश कोर्स बनाएंगे कि छोटे में जल्दी जल्दी से वही सारी बातें करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स के 10 नंबर, केमिस्ट्री के 10 नंबर, बायोलॉजी के 10 नंबर आने वाले हैं। तो 10 मार्क्स के लिए कहाँ से सवाल कर सकता है, उस चीज को सोचते हुए देखते हुए ही हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। ये क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है आरआरबी जेईई को ध्यान में रखते हुए और ये 3 मंथ्स का ड्यूरेशन का कोर्स होगा जिसका वैलिडिटी आपको 4 महीने का रहेगा।
जिसमें CBT 1 का कोर्स है फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, क्योंकि कॉमन पेपर्स है, जिसमें हम लोग पूरा एंटायर सिलेबस जैसे मैथमेटिक्स और फिर आपका जनरल साइंस, उसकी वो सारी बातें हम लोग कवर कर लेंगे। जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस की कुछ चीज़ें, मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और क्रैश कोर्स रहेगा CBT 1 का, जिसको हम लोगों को का टारगेट है दिसंबर से पहले पहले खत्म करना है पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस को। फीस ओनली 1150 है, और अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बोनस पॉइंट क्या मिल रहा है कि फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 799 का जो टेस्ट सीरीज है CBT 1 एंड CBT 2 दोनों का जो टेस्ट सीरीज है उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें रहेंगी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए इसमें हमने क्वेश्चन पेपर सेट करके रखे हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली आपके 1500 प्लस क्वेश्चन पेपर है टेस्ट सीरीज है, जो RRB JEE के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है नए सिलेबस के हिसाब से। तो आप लोग इसको देख सकते हो, ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, 1150 रुपीज़ है। मेरा पूरा गाइडलाइंस रहेगा, वो सारी बातें करूंगा जो आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है, उससे बाहर कुछ बातें नहीं होगी, चाहे मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो। अगर मैं ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन की बात करूं, ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे वो चेहरे हैं जिन्होंने अपना करियर हमारे प्लेटफॉर्म से बनाया है। 2023 का जो बैच है वहां से हमारे 79 प्लस कैंडिडेट का रिटर्न क्लियर हुआ है, और ये सारे चेहरे वो हैं जिन्होंने नेपको में, APDCL में, AEGCL में, पावर ग्रिड में अपना पोजीशन बनाया है। RRB JEE का अभी आपका सपना है तो उसके लिए भी ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। और एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप मेरी बातें सुनते हैं, जो मेरे लेक्चर्स है, जो दिए हुए टेस्ट सीरीज है और प्रैक्टिस सेशन है, वो अगर करते हैं तो RRB JEE इजीली क्रैक हो जाएगा। RRB JEE के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चाहिए, नॉलेज बहुत वास्ट चाहिए एंड टाइम के साथ खेलना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ये खेला समय का है। आपको 100 नंबर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे 90 मिनट्स का, मतलब आप सारा चीज़ कवर नहीं कर सकते हो। मैं वो सिलेबस का डिस्कशन करूँगा। जैसे कि आप अगर देखते हो सिलेबस में, जहाँ तक मुझको याद है 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहने वाला है, 30 मार्क्स का आपका साइंस रहने वाला है, तो 16 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। तो मैथ्स और साइंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जनरल अवेयरनेस का आपका रहेगा 15 नंबर, तो उसको करंट अफेयर से, जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक नॉलेज बनाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा बहुत जितना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर नहीं देना है, क्योंकि वैसे भी 100 नंबर कोई कर नहीं पाएगा। तो जहाँ से नंबर कलेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड साइंस, ये 90 नंबर्स आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा यहाँ से 85। और 15 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस का होगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, करंट अफेयर्स वगैरह देखेंगे और जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी बातें है ना। जियोग्राफी का भी कुछ कवर करूंगा मैं, जितना नेसेसरी होता है CBSE के हिसाब से क्लास 10th लेवल तक। तो यहाँ पे देखो, ये सारे हमारे जो ट्रेनिंग्स है, वो अभी ये सारे ब्रांड जो देख रहे हो सब में काम कर रहे हैं। NTPC हो गए, APDCL हो गए, AEGCL है, ABB, सीमेंस, टॉपसेम, स्टार सीमेंट, हर एक जगह पे हमारा ट्रेनिंग्स है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर देश विदेश में भी हमारे ट्रेनिंग्स काम कर रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का लेक्चर, मेरा जो गाइडलाइंस है, मेरा लेक्चर है, आपको फायदा दे सकता है या फिर देता है, तो फिर आप लोग फॉलो करो मेरे को। ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपका इंपॉर्टेंट सेशंस मिस ना हो जाए। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑन्टोजेनेसिस, फेसबुक अकाउंट है ऑन्टोजेनेसिस, एंड टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लेना, T.ऑन्टोजेनेसिस। ये
बहुत जरूरी है। अगर कोर्स परचेज करना है तो आपको क्या करना है, आपको ontogenesis.com पे जाना है, वहां पे मेन मेनू से कोर्सेस पे चले जाना डायरेक्टली। कोर्सेस पे जाके आप सर्च कर लेना आरआरबी जेई, तो आपको मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, स्टोर में जाने से भी ये कोर्स आपको दिखेगा। जो कोर्स का थंबनेल जो है मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। दिस विल बी द थंबनेल, 3 months क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज कॉम्बो आरआरबी जेई सीबीटी 1। ये वाला परचेज कर लो। इसको करने से अलग से आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। अभी अगर कोई कोर्स नहीं लेना चाहता है, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, ले सकता है। समथिंग अराउंड 350 और समथिंग प्राइस पड़ेगा। 799 का जो टेस्ट सीरीज है उसका भी डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप कोर्स को परचेज करते हो तो फिर टेस्ट सीरीज इसके साथ कॉम्बो में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है कॉम्बो पैक है, तो अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई मैसेज। आप सबको समझ में आया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आरआरबी जेई के लिए तगड़ा तैयारी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बहुत मतलब टफ नहीं है, बट पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो अपना तैयारी भी वैसे ही है। साथ ही साथ सिर्फ सीबीटी 1 को फोकस करने से नहीं होगा, हमको टेक्निकल चीज़ें आगे बढ़ाना पड़ेगा। टेक्निकल चीज़ों में जैसे इलेक्ट्रिकल का जो लोग हमसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई लेवल का एई लेवल का जो बैच चल रहा है, उसी से हो जाएगा। अलग से कोई सीबीटी 2 के लिए कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है टेक्निकल के लिए। सो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का मेनली, मैकेनिकल का मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं, बट इलेक्ट्रिकल का मैं बोलूँगा जितना हमने कराया है या फिर दिया हुआ है लेक्चर्स है या जो लाइव लेक्चर्स चलते हैं वो फॉलो करने से ही आरआरबी जेई क्लियर हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट होता है, दिक्कत होता है, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट 9435903266 इसमें, या फिर 8472044435, दोनों में से किसी में भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो कॉल भी कर सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल, ठीक है। एंड ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ऑन्टोजेनेसिस, ONTOGENESYS ऑन्टोजेनेसिस। तो मेरा मैसेज फिर से मैं क्लियर कर दूँ। नंबर 1 कि ये जो कोर्स होने जा रहा है क्रैश कोर्स, ये सीबीटी 1 के लिए है, जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कवर होगा। जो लोग टेक्निकल लेना चाहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल का अभी करा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का जेई लेवल का जो कोर्स है या फिर एई लेवल का कोर्स है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर आरआरबी जेई। सीबीटी 2 के लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज ले लेना, अगर आप सिर्फ टेक्निकल पार्ट कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज ले लेना। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही आरआरबी जेई को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। सो ये ले लेना, बहुत आपके लिए काम में आएगा। ठीक है एवरीवन। सो इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।